अंजू के पिता ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बौना गांव में रहते हैं, जबकि अंजू के दादा बीएसएफ में थे। परिवार ग्वालियर के पड़ोसी जिले भिंड का रहने वाला है। लेकिन सेना में नौकरी के बाद अंजू का परिवार टेकनपुर में ही बस गया, जहां अब सिर्फ उसके पिता रहते हैं। अंजू के पिता गया प्रसाद थॉमस ने जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अंजू बचपन से ही जिद्दी और सनकी स्वभाव की थी। वो अपना मर्जी करने वाला था। जी हाँ, बचपन से वो ननिहाल में रहा, मामा लोगों के लाड़ प्यार में रहा है। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा, कभी उनको हाथ नहीं लगाया भांजी होने के कारण से। इसलिए जो चाहती थी वो अपने मन में आता जो करता था। लेकिन अंजू के पिता ने साफ कर दिया है कि वो उसे बच्चों को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। अब वही नाना होने के नाते बच्चों की देखभाल करेंगे। बच्चों को तो मैं उसको छूने भी नहीं दूंगा और सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि वो बच्चे अपने नाना नानी के पास रहना चाहिए। मतलब मैं नाना हूँ और मेरा मिसेज नानी है, मतलब हम लोग उनके बच्चों को रखेंगे। ऐसे में सवाल ये है कि अंजू जब पाकिस्तान से भारत लौटेगी तो क्या होगा? क्या वो बच्चों को अपने साथ पाकिस्तान ले जाने की कोशिश करेगी? छत्तीसगढ़ में आई फ्लू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बीते 7 दिनों में छत्तीसगढ़ में आई फ्लू के 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए। संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से आई फ्लू तेजी से फैलता है। यूपी के कानपुर देहात में भी आई फ्लू पांव पसार रहा है। केंद्रीय विद्यालय के 1 दर्जन बच्चे आई फ्लू की चपेट में हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा यूसीसी पर कमेटी काम कर रही है, जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। यूपी के कौशाम्बी में दरोगा की दबंगई का वीडियो सामने आया। यहाँ दरोगा ने फुटपाथ पर दुकान लगाकर फल बेच रहे दुकानदार के फल सड़क पर फेंक दिए। इतना ही नहीं, दरोगा ने दुकानदार को दोबारा दुकान लगाने पर फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी भी दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे पर रोक 3 अगस्त तक बढ़ा दी है। इसी दिन अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। आज ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। दरअसल मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी की जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करके एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने कल भी सुनवाई की थी और आज दोनों पक्षों और एएसआई की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। बिहार के कटिहार में बिजली कटौती के दौरान हुए प्रदर्शन में पुलिस फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने कई राउंड गोलियां चलाई थी। मार दिया रे गोली मार दिया रे, एक को मार दिया रे। अरे फिर से 2 को मार दिया रे, ये क्या कर रहा है? नहीं, गोली नहीं मार सकता। पुलिस की फायरिंग में अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 34 साल के खुर्शीद आलम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सोनू कुमार नाम के युवक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। सोनू कुमार के पिता का कहना है कि उनका बड़ा बेटा बिजली विभाग में ही काम करता है। गोली चलने की खबर सुनकर छोटा बेटा सोनू उसे निकालने गया था। मेरा बेटा हमको फोन किया, पप्पा ऑफिस में बहुत गोली चलता है, बेटा तुम सेफ हो जाओ, कहीं छिप जाओ। तो बोला कि हम छिप गए पप्पा, और बच्चा को मेरा लाने जा रहा था, बड़ा बेटा को, इसी को गोली मार दिया माथा में। पुलिस का दावा है कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर हमला किया। हालांकि तस्वीरों में पुलिस को मामूली चोटें ही नजर आ रही हैं। अचानक से जो है स्पॉन्टेनियस मॉब जो है वो वायलेंट हो गया और काफ़ी मात्रा में जो है पत्थरबाजी करने लगे लोग। और ये जो देख रहे हैं आप, बाउंड्री के बाहर थे, सब बाउंड्री के अंदर भी आने लगे। एसडीओ एसडीपीओ जो सीनियर पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ पे आए। उन लोगों को भी जो है ये रूम में जो है एक तरह से बंधक की तरह बनाया गया। तो आत्मरक्षात में जो है कुछ प्रशासन के द्वारा जो है फायरिंग की गई है। गोलीबारी की घटना बारसोई ब्लॉक में हुई, जब स्थानीय गांव वाले बिना कटौती बिजली सप्लाई की मांग को लेकर ब्लॉक कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। निहत्थे लोगों पर पुलिस की गोलीबारी ने बिहार की सियासत में उबाल ला दिया। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि बिहार पुलिस पर सवाल उठाए और कहा कि ये कैसा सुशासन है जहां बिजली मांगने पर गोली मार दी जाती है। ये आपकी सरकार बिजली देती नहीं और जब जनता प्रोटेस्ट करती है तो गोली मारते हैं, लोग मारे जाते हैं। ये क्या हो रहा है सुशासन बाबू आपके बिहार में? वहीं बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बेतुका बयान देकर मामले को उकसाने की कोशिश की। बदमाशी जब करेगा कोई तो पुलिस क्या करेगी? लाठीचार्ज और गोली तो चलती है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर बिहार सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि गरीब अगर हक की बात करेगा तो नीतीश सरकार उस पर गोली चलवा देगी।
बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा का कहना है कि गोलीकांड के दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जांच का विषय है, जांच में जो होगा सच्चाई, जो पदाधिकारी इस तरह का हरकत किया उस पर कार्रवाई होगी। बीजेपी ने मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख मुआवजे और न्यायिक जांच की मांग की है। भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को होने वाले वनडे वर्ल्ड कप के मैच पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि 15 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है और नवरात्रि के मौके पर अहमदाबाद में होने वाली भीड़भाड़ और धार्मिक आयोजनों के मद्देनजर गुजरात पुलिस ने मैच की तारीख या जगह बदलने का सुझाव दिया है। गुजरात पुलिस की दलील है कि नवरात्रि की भीड़ के साथ दर्शकों की भीड़ को संभाल पाना बेहद मुश्किल। सूत्रों के मुताबिक गुजरात पुलिस का सुझाव मिलने के बाद बीसीसीआई भारत पाकिस्तान के मैच के लिए दूसरे विकल्पों पर विचार कर रहा है। एक विकल्प ये सामने आ रहा है कि मैच 15 अक्टूबर की बजाय 14 अक्टूबर को करवाया जाए। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड कप के 2 मैच होने हैं, पहला बेंगलुरु में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच और दूसरा दिल्ली में इंग्लैंड और अफगानिस्तान के बीच। अगर भारत पाकिस्तान का मैच 14 अक्टूबर को शिफ्ट हुआ तो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच 15 अक्टूबर को करवाया जा सकता है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई या आईसीसी ने मैचों की तारीख बदलने के बारे में कोई आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं दी है। अमेरिका में यूएफओ से जुड़ी घटनाएं कई बार सामने आई। कई बार आम लोगों और अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट्स ने आसमान में यूएफओ देखने का दावा भी किया, जबकि अमेरिका में इससे जुड़ा एक विभाग भी है जो यूएफओ और एलियंस पर शोध करता है। हालांकि आज तक अमेरिका ने यूएफओ और एलियंस के बारे में कोई ठोस जानकारी सार्वजनिक नहीं की है। यूएफओ और एलियंस पर 1930 से चल रहे शोध को लेकर दुनिया को भी कुछ नहीं बताया, लेकिन अब अमेरिकी वायुसेना के पूर्व खुफिया अधिकारी ने खुलासा किया है कि अमेरिका एलियंस और यूएफओ से जुड़ी जानकारी दशकों से पूरी दुनिया से छिपा रहा है। पूर्व अमेरिकी खुफिया अधिकारी डेविड ग्रश ने अमेरिकी कांग्रेस की एक ओवरसाइट कमेटी के सामने एलियन लाइफ और एलियन टेक्नोलॉजी पर बोलते हुए कई सनसनीखेज खुलासे किए। मसलन अमेरिकी सरकार के पास एक दुर्घटनाग्रस्त यूएफओ या कहें एलियन स्पेसक्राफ्ट है। यही नहीं, अमेरिकी सरकार के पास एलियन के अवशेष यानी उसका शव भी है। डेविड ग्रश की माने तो जिस एलियन का शव अमेरिका के पास है वो शायद स्पेस क्राफ्ट का पायलट था। यही नहीं, अमेरिका इस यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी काम कर रहा है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी चीज को बनाने के तरीके को समझना। I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program, to which I was denied access to those additional read-ons when I requested it. पूर्व वायुसेना अधिकारी डेविड ग्रश ने कहा कि वो इससे जुड़े गवाहों की एक सूची दे सकते हैं, जिससे अमेरिकी संसद को उनकी बातों पर भरोसा हो जाएगा। इसके अलावा डेविड ग्रश ने दावा किया कि उन्होंने विसल ब्लोअर के रूप में एलियन और यूएफओ के बारे में इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल को भी जानकारी दी थी। जबकि सुनवाई में मौजूद दूसरे गवाहों और प्रतिनिधियों ने भी कहा कि यूएफओ से जुड़ी जानकारी अमेरिकी सरकार ने पूरी तरह छिपा रखी है। हालांकि इंटेलिजेंस कम्युनिटी इंस्पेक्टर जनरल के कार्यक्रम के प्रवक्ता ने इससे जुड़ी किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार किया, जबकि पेंटागन ने डेविड ग्रश के दावों को सिरे से खारिज किया। लेकिन आसमान में अज्ञात चीजों की उड़ान को अमेरिका के लिए खतरा बताते हुए रिपब्लिकन पार्टी के सांसद मैट गेट्स ने दावा किया कि उन्हें भी एक पायलट ने यूएफओ के बारे में जानकारी दी थी। They were out on a test mission that day over the Gulf of Mexico. And when you're on a test mission, you're supposed to have clear airspace. Not supposed to be anything that shows up. And they saw a sequence of 4 craft in a clear diamond formation. वहीं यूएफओ और एलियंस का अमेरिकी कांग्रेस की ओवरसाइट उपसमिति की सुनवाई के दौरान अमेरिका के पूर्व नौसेना पायलट रायन ग्रेव्स ने अमेरिका के आसमान में उड़ने वाली अज्ञात चीजों की उड़ान को सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया।